दोस्तों, एक अच्छे खासे भारी भरकम विमान में आपके हिसाब से कितना ईंधन आ जाता होगा? कभी सोचा है? एक आम कार की बात करें तो उसमें तकरीबन 40 लीटर ईंधन आ सकता है, जो कि खत्म हो जाने पर आप आसानी से कार के टैंक को रिफिल करा सकते हैं। अगर बीच सड़क में भी ईंधन खत्म हो जाए तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम अपने घर वालों को या दोस्तों को बोतल में ईंधन लाकर बुला सकते हैं, लेकिन ये सब सुविधाएं एक विमान के पास नहीं होती। अगर सोचिए, ज़मीन से 35,000 फुट ऊपर प्लेन का ईंधन खत्म हो जाए तो क्या होगा? ना तो प्लेन का पायलट किसी को मदद के लिए बुला सकता है और ना ही प्लेन को मदद आने तक कहीं साइड में लगा के रखा जा सकता है। ऐसी गंभीर स्थिति में प्लेन का क्रैश होना तय है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ प्लेन में बैठे सभी इंसानों के साथ जब प्लेन में पूरी तरह से ईंधन खत्म हो गया। क्या प्लेन क्रैश के बाद भी कोई जिंदा बच पाया होगा? और आखिर हवा में फ्यूल खत्म हुआ तो हुआ कैसे? जानेंगे पूरी बात इस वीडियो में। द स्पॉटलाइट शो की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। 12 जुलाई साल 2000 को चानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीस, एक हैपेग लॉयड की फ्लाइट 3378 हैनोवर एयरपोर्ट जर्मनी जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस फ्लाइट को पूरा करने में 4 घंटों और 30 मिनटों का वक्त लगने वाला था। इस फ्लाइट के लिए एक 11 साल पुराना एयरबस A310 का इस्तेमाल होने वाला था। ये जो कंपनी थी हैपेग लॉयड, वो एक लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि पूरे विश्व में अपने बड़े बड़े कंटेनर शिप्स के लिए जानी जाती है। साल 1972 में इस लॉजिस्टिक कंपनी ने पैसेंजर हवाई यात्रा के बिजनेस में कदम रखा। एयरलाइन के शुरुआत में ये जर्मनी के कुछ सिटीज़ और हैपेग लॉयड क्रूजेस के लॉन्चिंग पॉइंट पर उड़ती थी। कंपनी ने कुछ सालों में अपना काम फैला दिया था, जिसके चलते जर्मनी के लार्जेस्ट चार्टर एयरलाइन में उसका नाम आने लगा। उस दिन फ्लाइट का नेतृत्व एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट करने वाले थे, जिनका नाम कैप्टन वुल्फगैंग आर्मिंगर था। कैप्टन ने 17 साल की उम्र से ही प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया था और अब उनकी एज 56 साल थी, जिसके चलते उनके पास 23,400 फ्लाइंग आवर्स का बहुमूल्य एक्सपीरियंस था। उनके को पायलट 25 वर्षीय थॉर्स्टन आर थे। फर्स्ट ऑफिसर के पास कुल 2850 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस दिन फ्लाइट में 143 पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, जिनके साथ 8 क्रू मेंबर्स भी फ्लाइट का हिस्सा थे। प्लेन को धीरे धीरे रनवे पर लाया जाता है। प्लेन को टेक ऑफ प्लेन के कैप्टन कराने वाले थे, वहीं प्लेन के कंट्रोल्स पर ध्यान प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर देने वाले थे। इसको पायलट की भाषा में पायलट फ्लाइंग और पायलट मॉनिटरिंग बोला जाता है। ठीक 10:59 पर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, कॉकपिट में बैठे पायलट ने टेक ऑफ रूटीन के हिसाब से लैंडिंग गियर को ऊपर किया। मगर ये क्या देखा पायलट ने अचानक? कॉकपिट में गियर अनसेफ और गियर डोर ओपन की लाइट जलने लग जाती है, जिसका मतलब था कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हुआ था और गियर डोर बंद ही नहीं हुआ था। पायलट ने कई बार कोशिश की लैंडिंग गियर ऊपर करने की। 4 बार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद भी जब प्लेन का लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ तो फ्लाइट क्रू ने डिसाइड किया कि वो बिना लैंडिंग गियर ऊपर करे ही पूरी फ्लाइट उड़ाएंगे। दोस्तों, शॉर्ट में बोलो तो ऐसा किया जा सकता है। प्लेन सेफली लैंडिंग गियर नीचे रख के भी उड़ सकता है। बस ऐसा किया इसलिए नहीं जाता क्योंकि प्लेन के लैंडिंग गियर डाउन रखने से प्लेन की एरोडायनेमिक्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिससे कि प्लेन को उड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ऐसा करने से प्लेन में ज़्यादा ईंधन की खपत होती है। इस सिचुएशन में पायलट को बस इस बात का ध्यान देना होता है कि वो प्लेन कम स्पीड पर ही उड़ाएं, क्योंकि प्लेन ज़्यादा स्पीड पर होने में लैंडिंग गियर को नुकसान हो सकता है। लैंडिंग गियर डाउन होने की वजह से प्लेन में काफ़ी ड्रैग पैदा हो रहा था, जिसके चलते नॉर्मल से ज़्यादा ईंधन की खपत होने लगी। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझें तो जब हम गाड़ी के विंडो से अपना हाथ बाहर निकालते हैं, तब हवा हमारे हाथ को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करती है। ठीक वैसे ही लैंडिंग गियर के बाहर होने से प्लेन पर एक एक्स्ट्रा ड्रैग प्रोड्यूस होने लग रहा था। इस केस में पायलट को ये कैलकुलेट करना था कि नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च हो रहा था, ताकि वो ये पता कर पाएँ कि एक्चुअली प्लेन कितना आगे तक फ्लाई कर पाएगा, जिसके चलते फर्स्ट ऑफिसर कंपनी डिस्पैचर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करता है। कंपनी का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने के चक्कर में फर्स्ट ऑफिसर कंपनी से रेडियो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते अगला 1 घंटा उन्होंने सिर्फ कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश में ही बिता दिए। ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में 1 घंटे का महत्व बहुत बढ़ जाता है।
इस 1 घंटे में फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की लैंडिंग को प्लान करते हुए भी बिता सकते थे, लेकिन क्योंकि कंपनी डिस्पैचर से बात करना ज़रूरी था, इसलिए उस दिन कॉकपिट में पायलट ने 1 घंटा कम्युनिकेशन करने में बिताया। उसी दौरान फ्लाइट के कैप्टन फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम से एयरक्राफ्ट का फ्यूल कंजप्शन का एस्टीमेट लगाने लग रहे थे। एफएमएस एक छोटे से कंप्यूटर की तरह है जिसमें पायलट को फ्लाइट की सारी जानकारी मिल जाती है, जैसे कि डेस्टिनेशन पर कौन से रनवे हैं, डेस्टिनेशन के बीच कितने लैंडमार्क्स आने वाले हैं और डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्या रास्ता है। ये सब एफएमएस कैलकुलेट कर सकता है। एफएमएस से उन्हें पता चला कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो अपनी डेस्टिनेशन हनोवर तक पहुंच पाएं, जिसके चलते उन्होंने फ्लाइट को डाइवर्ट करके म्यूनिख एयरपोर्ट पर लैंड कराने का डिसीजन बनाया। म्यूनिख एयरपोर्ट पर एक दूसरा विमान पैसेंजर को उनकी डेस्टिनेशन पर छोड़ने वाला था। कैप्टन लेकिन इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि एफएमएस में एक्सटेंडेड लैंडिंग गियर से जो ड्रैग प्रोड्यूस होता है उसका हिसाब एफएमएस कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसीलिए जो जवाब एफएमएस ने पायलट को दिया था वो सही नहीं था। कुछ समय बाद जब कैप्टन ने देखा कि फ्यूल उम्मीद से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्लेन को अब वियना लैंड कराएंगे, जो कि म्यूनिख से पहले ही पड़ता था। दोस्तों, यहाँ सिचुएशन इतनी सीरियस है कि आप समझने की कोशिश करें कि अगर फ़्लाइट का ईंधन बीच फ्लाइट में ही ख़त्म हो जाएगा तो पीछे बैठे सारे पैसेंजर्स की जान खतरे में आ जाएगी। कुछ समय बाद जब प्लेन ग्रीस के ऊपर से उड़ रहा था, वहाँ को पायलट ने नोटिस किया कि अभी फ्लाइट के आधे रास्ते तक ही नहीं पहुँचे और उनका फ्यूल आधे से भी ज़्यादा ख़त्म होने लग रहा था। 30 मिनट बाद एफएमएस ने अंदाज़ा लगाया कि वियना एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद उनके पास सिर्फ 1900 केजी का फ्यूल प्लेन में बचेगा। दोस्तों, 1900 केजी फ्यूल सुनने में ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको बता दूं कि प्लेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। एयरबस A310 में एक बार में तकरीबन 70,000 लीटर फ्यूल आ सकता है, जिसके सामने देखा जाए तो प्लेन में बचा हुआ फ्यूल कुछ भी नहीं था। ऐसे में एयरलाइन की पॉलिसी थी कि पायलट प्लेन को नियरेस्ट एयरपोर्ट पर ही लैंड कराए इमीडिएटली। दोस्तों, वहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट ज़ाग्रेब था, जो कि सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। प्लेन के कैप्टन को कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ज़ाग्रेब लैंड कराना चाहिए था, लेकिन कैप्टन वहाँ डाइवर्ट नहीं करता और ना ही कॉकपिट में कोई डिस्कशन किया गया एयरलाइन के इस रूल को लेकर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने के दौरान अब कैप्टन बोलने लगे कि उनको वियना के रनवे का डायरेक्ट रूट बताया जाए और साथ ही एटीसी को ये भी बोला गया कि अगर कोई डायरेक्ट रूट नहीं है तो वो ग्रास एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर जाएंगे। जैसे ही एटीसी ने पायलट के मुंह से फ्लाइट डाइवर्ट करने का सुना, उन्होंने पायलट से इंक्वायर किया कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पता चला कि फ्लाइट में कम फ्यूल के चक्कर में कैप्टन ऐसा बोल रहे थे। कम फ्यूल होने के बावजूद भी अभी तक पायलट ने फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की थी। उन्हें ये लग रहा था कि वो अभी भी नॉर्मल लैंडिंग ही करने वाले हैं एयरपोर्ट पर। कुछ मिनटों बाद फ्यूल गेजेस पायलट को बताते हैं कि प्लेन में अब सिर्फ 1800 केजी का फ्यूल ही बचा है। इस पॉइंट पर जाके आखिर कॉकपिट में को पायलट द्वारा कैप्टन को बोला गया इमरजेंसी डिक्लेयर करने को, लेकिन कैप्टन ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक 11:01 पर फ्यूल अब सिर्फ 1340 केजी ही बचा था, जिसके चलते कॉकपिट में भी वार्निंग आने लग गई थी कि जल्दी प्लेन को लैंड कराया जाए, जिसके बाद कैप्टन आखिरकार इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। प्लेन इस वक्त एक रियल इमरजेंसी में था, लेकिन कैप्टन ने उसको सीरियसली नहीं लिया और वियना एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास एक फॉर्मेलिटी के लिए ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया। आखिर जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का पूरा फ्यूल खत्म हो गया था, जिसके चलते कैप्टन कंफ्यूज नजर आने लग रहे थे। ठीक 11:26 पर रनवे से 22 किलोमीटर पहले ही दोनों इंजन की पावर चली जाती है। को पायलट थोड़ी कोशिश करने के बाद इंजन को रीस्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए वो ऑन नहीं कर पाते और अगले 3 मिनट में प्लेन के इंजन दोबारा फ्यूल खत्म होने के कारण पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। रनवे से 660 मीटर पहले ही प्लेन का लेफ्ट विंग ज़मीन से टकरा जाता है, जिसके अगले ही पल लेफ्ट लैंडिंग गियर भी मिट्टी में धंस जाता है और 22 मीटर आगे जाके प्लेन रुक जाता है। दोस्तों, सारे पैसेंजर और कैबिन क्रू को सेफली प्लेन से इवैक्यूएट करा दिया जाता है। कुछ लोगों को कुछ माइनर इंजरीज आती हैं, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं होता और सबकी जान बच जाती है। इन्वेस्टिगेशन से सामने आया कि प्लेन का लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हुआ था फ्लाइट के दौरान, क्योंकि मेंटेनेंस के द्वारा एक छोटी सी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया था। वो छोटी सी चीज़ एक लॉक का नट था, जिसका स्क्रू धीरे धीरे खुल गया था। इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट से सामने आया कि प्लेन क्रैश होने के पीछे काफ़ी वजह रही,
जिनमें से पहला रीज़न रहा कि फ़्लाइट क्रू ने कंपनी के रूल्स के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, जिसके पीछे कॉकपिट में हैवी वर्कलोड होने की वजह रही, जिसके कारण उन्हें सिचुएशन कितनी गंभीर है ये पता नहीं चल पाया। दूसरा कारण ये रहा कि एयरबस ने क्लियरली ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि एफएमएस लैंडिंग गियर डाउन के केस में फ्यूल की एक्यूरेट जानकारी नहीं दे सकता था। हैपेग-लॉयड ने रिपोर्ट किया कि हादसे के 6 महीने बाद कैप्टन ने एयरलाइन खुद आगे से चलकर छोड़ दी। 2004 में कैप्टन को हैनोवर कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि उन्हें पैसेंजर्स की जान खतरे में डाली थी ज़ाग्रेब पर फ्लाइट को डाइवर्ट ना करके, जिसके कुछ समय बाद कोर्ट कैप्टन को 6 महीने का सस्पेंशन प्रिजन सेंटेंस सुनाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी बात हैपेग-लॉयड की फ़्लाइट 3378 के बारे में। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं देख रहा हूं कि काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे उम्मीद करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। शुक्रिया।